नमस्कार। सभी मित्रों को मैं कल्याण सिंह सादर प्रणाम करता हूं। आज की इस संध्या के वेला में दृष्टि दिव्यांग सम्मान ग्रुप परिवार के कार्यक्रम आज के मेहमान हैं के अंतर्गत हम आपका परिचय एक ऐसी शख्सियत से कराने जा रहे हैं जो अपने आप में खुद ही एक बहुत बड़ी शख्सियत है और उन्हें हम लोग इतिहास पुरुष के नाम से जानते हैं। और वे हमारे ग्रुप में आप जान सकते हैं कि डेली एक इतिहास के पन्नों से एक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं और जिसमें देश विदेश की दुनिया भर की खबरें ढूंढ ढूंढ के छुई अनछुई खबरों को लेके आते हैं और आप सबका मनोरंजन के साथ साथ ज्ञानवर्धन भी करते हैं। तो आप मुझे लगता है कि आप पहचान चुके होंगे, फिर भी मैं आपको याद दिला दूं कि वो हमारे मित्र हैं श्री चंद्र प्रकाश साखला जी। तो साखला जी नमस्कार, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी नमस्कार। तो साखला जी आपको जैसा पता है कि हमारे दृष्टि दिव्यांग सम्मान ग्रुप के जो कार्यक्रम है आज के मेहमान, इसके अंतर्गत हम आपका परिचय कराने जा रहे हैं अपने श्रोताओं से। जी। तो साखला जी बताएंगे कि आप वर्तमान में कहाँ पर रह रहे हैं और वर्तमान में क्या कर रहे हैं? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस योग्य समझा कि मैं इस प्रोग्राम में आ सकूं, और इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी तो वर्तमान में वैसे मैं हरदा जिले में हूं और मेरा जन्म यहीं पर हुआ है, हरदा जिले में। जी जी। और मैं शिक्षक के पद पर कार्यरत हूं, प्राथमिक शिक्षक, और मैं 2009 से इस काम को कर रहा हूं। वेरी गुड। अच्छा साखला जी बताइए कि आपका जो घर है वो गांव में है या शहर में है? घर तो गांव में ही है। जब मतलब हम छोटे थे जब तो ये गांव ही था, अब थोड़ा सा कस्बा टाइप हो गया है क्योंकि डेवलपमेंट बहुत कुछ हुआ है इतने सालों में, तो अब इसको आप कस्बा कह सकते हैं। तो साखला जी बताइए कि आप जो दृष्टिबाधित जो आप हैं, मतलब ये पूर्ण दृष्टिबाधित में आप आते हैं या आंशिक रूप से आपको थोड़ा बहुत दिखाई देता है? मैं 100% दृष्टिबाधित हूँ और बाई बर्थ हूँ। सिपाही बर्थ है जी। तो जब आप गांव में मतलब रहते होंगे, छोटे बचपन में आप जो वहाँ पे खेलते होंगे बच्चों के साथ में, आसपास का जो माहौल होगा घर परिवार का, तो आपको कैसा लगता था? मतलब उस समय का कुछ अनुभव शेयर करें हमारे श्रोताओं के साथ। नहीं देखिए, ऐसा है कि मुझे तो कुछ नहीं लगता था, मैं ये समझता नहीं था इस बात को कि नहीं दिखना क्या चीज होती है। हाँ ये है कि जैसे मैं चलते चलते या दौड़ते समय जैसे बच्चे दौड़ते हैं मैं भी दौड़ता था, पर यही होता था कि मैं कई बार किसी चीज में टकरा जाता था तो घर के लोग यही बोलते थे कि तुम तेज चलते हो इसलिए टकरा जाते हो। बाकी अच्छा, मतलब घर वालों ने आपको एहसास नहीं होने दिया कि आप दृष्टिबाधित हैं? नहीं ऐसा एहसास तो नहीं हुआ, पर जब भी जैसे कभी बाहर खेलता था तो कुछ बच्चे ऐसा मतलब जो गांव में होता है वो हरकतें कर दिया करते थे ऐसी। जी जी। तो आपको ये कैसे पता लगा कि मतलब दृष्टिबाधित लोग पढ़ते भी हैं, शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं? क्योंकि आपके भाई बहन पहले छोटे में जो नॉर्मल स्कूल पढ़ने जाते होंगे तो आपको हो सकता है वहाँ पे ना भेजा जाता हो या जो भी स्थितियां रही हो, आपको कैसे पता लगा कि आप लोग पढ़ सकते हैं और आपके स्कूल कहाँ पे होते हैं? इसके बारे में जानकारी कैसे मिली? नहीं, मैं जब छोटा था तो कभी कभी स्कूल में ऐसे ही बैठने के चले जाता भाई बहनों के साथ में, क्योंकि घर के जो माता पिता है वो खेत में काम करने जाना पड़ता था। अच्छा। तो मेरी दो बड़ी बहनें उनके साथ में कभी कभी स्कूल में चला जाया करता था मैं। और एक बार ऐसा हुआ था कि जो चिकन पॉक्स होते मुझे वो हुआ, और उसके बाद बैतूल में एक पाढ़र नाम की जगह है, वहाँ पर मिशनरी का हॉस्पिटल है, ऐसा कहते हैं कि वहाँ पर बहुत अच्छा इलाज होता था। तो वहाँ अपने नाना नानी के साथ में गया और वहाँ पर उन लोगों ने वही बताया कि वो जो वहाँ पाढ़र में कोई स्कूल भी है, ब्लाइंड स्कूल मिशनरी का, तो बोले कि इसको वहाँ छोड़ के आओ, वहाँ इसके जैसे बच्चे पढ़ते हैं, और बोले कि इसको अभी छोड़ दो। तो जब नाना नानी बोले कि देखो इसके माता पिता सब घर पे हैं, ये हमारे साथ में आए, हम वैसे कैसे छोड़ के जा सकते हैं इसको। जी। तो उन्होंने गाड़ी भेजी और बोले कि पहले स्कूल देख के आओ। तो उन लोगों ने देखा, फिर घर पे आके बताया। बाद में मेरे पिताजी उसको देखने गए तो वो मिशनरी का स्कूल था, मेरे पिताजी नहीं चाहते थे कि वहाँ पर पढ़ूं मैं। फिर उन्होंने मतलब
पता किया और कहीं तो इंदौर में मेरे पिताजी के एक मित्र थे जो रॉयल ट्रेवल्स है इंदौर में, वहाँ पर काम किया करते थे जी। उनके द्वारा प्रकाश नगर में जो ब्लाइंड स्कूल है उसका उनको पता मिला और फिर स्कूल देखा, उसके बाद फिर मुझे छोड़ने के लिए वो लोग तैयार हुए। बहुत बढ़िया, बहुत मतलब फिर आपकी जो है जो शिक्षा की जो गाड़ी थी वो पटरी पे आना शुरू हो गई है ना। जी जी। तो आपने मतलब हॉस्टल में हॉस्टल में ही रहते थे आप या घर से अप डाउन करते थे? मैं हॉस्टल में रहता था क्योंकि घर तो यहाँ से कम 70-80 किलोमीटर दूर है इंदौर। अच्छा, काफी दूर था। हाँ, जहाँ मैं रहता हूँ। तो फिर आपके वहाँ पे नए नए दोस्त बने होंगे और उनके साथ में आपको कैसा लगता था जब शुरू में आप हॉस्टल में गए? वहाँ पे किसी से आपका परिचय नहीं था, फिर भी उसके बाद भी आपने वहाँ पर अपना जीवन शुरू किया, तो उस समय की क्या आपकी मतलब किस तरह का अनुभव रहे? नहीं, शुरू में तो यही था कि बस एक जगह बैठा रहता था मैं, बाकी किसी ने जैसे कुछ पूछ लिया तो बता दिया करता था नाम वगैरह जो भी है, बाकी किसी से ज्यादा बात करता नहीं था मैं। और ऐसा हुआ था कि 2-3 दिन तक जो मेरे पिताजी वगैरह और मेरी मम्मी वो देखा करते थे मुझे छुप छुप के, मतलब वो थे वहीं पर मुझे पता नहीं था कि वहीं पर है वो। अच्छा। और तब उनको विश्वास आया कि हाँ ठीक है, मैं रह सकता हूँ हॉस्टल में। और एक अंकित मेहतो नाम का लड़का था उस समय, वो शायद वो दूसरी क्लास में ही था और हम लोग पहली क्लास में आए थे उस समय। तो उसके साथ में अक्सर घुमा करता था मैं, क्योंकि कमोवेश मेरी बराबरी का था वो जी। और वही मुझसे बात किया करता था आके। फिर धीरे धीरे और भी लोगों से दोस्ती हुई। जी। और जैसे वो एक अपने क्या फरीद भैया है, वो तो जी। खैर उधर की है, मेरे तरफ की है। और जब उनसे बातचीत हुई तो पता चला कि वो भी मेरे तरफ की है, तो बस फिर तो कोई दिक्कत आई नहीं मुझे। तो फिर आपने अपने भविष्य के बारे में मतलब कुछ सोचा होगा, किस तरह से आप पढ़ लिख करके क्या करना चाहेंगे, क्या बनना चाहेंगे? ये ख्याल आपके दिमाग में फिर कब से आने शुरू हुए कि मुझे मतलब पढ़ाई लिखाई करके क्या करना है? जैसे 5वीं-6वीं क्लास में एक बार सोचा था हमने कि ये जो है पीएससी वगैरह करेंगे और वो कराची की कुछ शासकीय सेवा में जाने का ऐसा विचार किया था मैंने। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो 9वीं-10वीं में एक बार क्या हुआ था कि हमारे यहाँ एक कोई पंकज त्रिवेदी जी है कोई, वो आए और बोले कि जो लॉ करते हैं ब्लाइंड लोग और लीगल एडवाइजर और पता नहीं क्या क्या बनते हैं कंपनी में। तो फिर एक मन में ये भी विचार आया कि लॉ करना चाहिए, उसके बाद में ये करना चाहिए। फिर कुछ लोगों के साथ में ऐसा भी प्लान किया कि भाई चलो यूपीएससी करेंगे 3-4 लोग, और तय किया था कि हम दिल्ली में जाएंगे, यूपीएससी की कोचिंग करेंगे। और मतलब एक कुछ स्थिर नहीं था मेरा कि मुझे क्या करना है जी। और हालांकि मैंने कभी टीचर बनने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था और आज मुझे वही बनना पड़ा अल्टीमेटली। बात ऐसा लाइफ में कई बार होता है कि हम लोग सोचते कुछ और है और होता कुछ और है। ये तो हम सबके साथ ऐसा ही कमोबेश होता ही है कि हमारे लक्ष्य कुछ और होते हैं लेकिन हमें करना कुछ और पड़ता है। लेकिन फिर भी आप जब शिक्षक बने और आपके जो शिक्षक बनने का सफर था वो मतलब कितना कठिन रहा या कितना सरल रहा, आपको कैसा लगता है कि आप आसानी से आपको ये नौकरी मिल गई या आपने इसके लिए कितना संघर्ष किए हैं? ऐसा है सर कि देखो नौकरी जो है वो तो बहुत आसानी से मिल गई, ये मैं कहूँ तो इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ऐसे शौकिया तौर पर परीक्षा दे दी थी मैंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि मैं इसमें वो करूंगा, क्योंकि मैं तो करना ही नहीं चाहता था। सही बात तो ये है, टीचर तो बिल्कुल बनना नहीं चाहता था और कभी सोचा भी नहीं था इसके बारे में। यही है कि कुछ ऊंचे ही ख्वाब थे ज्यादा, और ब्लाइंड लोगों के साथ में अक्सर ऐसा होता ही है कि जो वो सोचते हैं वो नहीं होता है, कुछ और भी हो जाता है। ऐसे ही एग्जाम दे दी मैंने और उस समय तो सेकेंड ईयर ही हुआ था मेरा। 12th के बेस पे एग्जाम निकली थी टीचर्स की, 2008 में परीक्षा हुई और क्वालिफाई हो गए उसमें। इसके बाद में घर की कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि जॉब करनी पड़ी। फिर बाद में हमने भी सोच लिया ठीक है, जो जॉब मिलती है उसको छोड़ते क्यों है, कुछ करना है तो बाद में और भी कुछ कर सकते हैं छोड़ने के बाद। तो बाद में हम कुछ कर नहीं पाए और इसी में रह गए। लेकिन आपके साथ बातचीत करके ऐसा लगता है, हम लोग पहले से भी इधर जानते हैं, लेकिन फिर भी हमें कम से कम आपके अंदर जो काबिलियत है, जो कैलिबर है, वो उसको
देख समझ के हम ये कह सकते हैं कि आप अभी भी चाहें तो उस दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। ऐसा मेरा विश्वास है और आप उसमें निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। प्रयासरत तो हूँ सर मैं इस चीज के लिए। और फिर बीच में कुछ ऐसा भी हुआ कि बैंकिंग में भी ट्राई किया मैंने बहुत बार, पर कुछ जमा नहीं हो। मतलब कई बार घर की चुनौती आ जाती है और फिर ऐसा कहते हैं ना कि जैसे परिवार जब शुरू हो जाता है उसके बाद में फिर इंसान की जो है कुछ भी करने की इच्छाएं थोड़ी सी मंद पड़ जाती है। चलिए, आपने एक बहुत अच्छी बात हमको याद दिलाई और बहुत अच्छी बात है। मैं इस पर आने वाला था, इस बात पर कि आपने परिवार की बात की। तो मतलब आपकी फैमिली में कौन कौन है, आपके साथ और कौन लोग हैं, आप कितने भाई बहन हैं आपके, मतलब यदि शादी हुई तो बच्चे कितने हैं? वैसे हम 5 भाई बहन हैं, हम 3 भाई हैं, 2 बहनें हैं और सभी की शादी हो चुकी है और मेरी भी हो चुकी है और 2 बच्चे हैं, मेरे बच्चियां हैं छोटी छोटी। और बस बाकी तो पूरा तो आपने ये जो आपके जीवन साथी की तलाश है, क्योंकि एक तो हम दृष्टिबाधित, ऊपर से मतलब कई सारी समस्याएं होती हैं, तो आपको जीवन साथी की तलाश आपकी कैसे पूरी हुई? मतलब ये जो आपका वैवाहिक बंधन है ये किस तरह से पूरा हुआ? मतलब ये कैसे आपको जीवन साथी मिले और शादी आपकी नॉर्मल थी या लव मैरिज थी, इसके बारे में थोड़ा बताइए। शादी का ऐसा है कि जब से जॉब लगती है तो फिर बस घर के लोग तो यही करते हैं कि अब शादी कर लो, और शादी को लेकर एक दबाव तो होता ही है, सबके साथ में होता है। तो मेरे साथ में भी वही हुआ। कोशिश है कि फिर कास्ट का इशू भी आता है कभी कभी फैमिली में, मेरे साथ में भी थोड़ा सा आया था। तो मैंने कहा ठीक है भाई, अब कास्ट में है तो फिर आप ढूंढो। तो जब वो थक हार गए ढूंढ के, इसके बाद सरेंडर कर दिया उनने हमारे सामने जी। तो इसके बाद फिर जो मित्र वगैरह थे हमारे, उनसे कहा उन्होंने कि शादी की लिए कुछ बात चलाओ हमारी, अगर हो सके तो ऐसे कई प्रस्ताव आए भी सही। कुछ लोगों को हमने नकार दिया, कुछ लोगों ने हमको भी नकारा है, दोनों चीजें हुई है जी। शिवशंकर कपूर जी है, वो जी। उस समय डीएड के इसमें टीचर बनकर नासिक गए थे, जो नेम है वहाँ पर नासिक महाराष्ट्र में, और वहाँ पर वो अध्यापन करते थे और ये वहीं पर वर्कशॉप में थी। और उन्होंने भाई इनसे परिचय किया और बताया मेरे बारे में कि मेरे एक मित्र है, ऐसा ऐसा है, अगर आप चाहो तो आपकी बात करते हैं। और फिर उस जरिए से हमारी बात आगे बढ़ी 2012 में जी। हम लोग गए भी सही देखने, और उसके बाद तो से आपकी जो धर्मपत्नी है वो भी पूर्णतः मतलब दृष्टिबाधित है या नॉर्मल है? पार्शली ब्लाइंड कह सकते हैं उनको। अच्छा, पार्शली ब्लाइंड है। हाँ। चलिए, वो तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, आप खाना वाना बनाना इतना दिखता है, मतलब रास्ता देख के चल लेते हैं, ज्यादा विजन तो नहीं है पर फिर भी अच्छा है, थोड़ा बहुत जितना भी है। तो जी हाँ जी, बोलिए। ऐसा ही हुआ कि भाई फिर गए उनको देखने, और देखने के बाद आए तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिला। फिर 1-1.5 महीने बाद और कोशिशें भी की, और एक बार तो ऐसा भी हुआ कि मेरे पिताजी को किसी ने बताया कि फलानी जगह लड़की है, और मेरे पिताजी गए देखने और वो हुआ ये कि वो लड़की जो थी वो मुकबधीर थी। पिताजी उल्टे पाँव वापस आ गए। जब घर पे लोगों ने पूछा तो कुछ भी जवाब नहीं दे रहे थे वो कि भाई क्या हुआ क्या हुआ। जी जी। बाद में धीरे से उन्होंने बताया कि भाई ऐसा ऐसा हो गया, मैं गया। और तो कई बार ऐसा भी हुआ है। फिर 1-1.5 महीने बाद इनका फोन आया मेरे पास कि हम तैयार है शादी करने के लिए। फिर अच्छा, इनका ठीक है भाई, फिर आपके घर के लोगों को भेजो, घर देख ले एक बार, वो जो भी देखना चाहे पूछना चाहे। फिर आना जाना शुरू हुआ और 2013 में तय हुआ कि भाई शादी हो जाएगी अब। चलिए, बहुत अच्छी बात है और मुझे उम्मीद है कि आपका दाम्पत्य जीवन बड़ा ही सुखमय और प्रेम में बीत रहा होगा। नहीं, बिल्कुल सुखमय और प्रेम में बीत रहा है, बहुत अच्छा। अभी तक तो 7 साल हो गए तकरीबन, सब कुछ बढ़िया ही चल रहा है अभी तक। तो आप हमारे सुनने वाले श्रोताओं को अपनी तरफ से कोई संदेश देना चाहें इस डीडीसी कार्यक्रम के माध्यम से? कुछ आप अपने मतलब जो आप जिस तरह से आपने संघर्ष किया है
अपने और साथियों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? मैं आपसे सभी से यही कहना चाहूंगा कि जो आप करना चाहते हैं या जो आपने करना सोचा है उस बात से आप डिगे ना, और उसको करने की दिशा में आप प्रयत्न अवश्य करें। वो हो या नहीं हो, ये ऊपर वाले की मर्जी है। और बाकी ऐसा कहते हैं कि जो आप करना चाहते हैं वो पूरी लगन से करें तो वो होता है। और कुछ भी जो भी इच्छाएं आप करना चाहते हैं उसको मन में दबा के न रखें, एक बार प्रयत्न उस दिशा में अवश्य करें। ये बात हर जगह लागू होती है, चाहे आपके शादी विवाह का मामला हो या फिर करियर का मामला हो। जैसा कहते हैं लोग कि शादी ब्याह जो है वो इंसान की मर्जी से नहीं होते, ऊपर वाले की मर्जी से होती है। ये बात और है कि इंसान किसी से प्यार कर सकता है, प्रेम कर सकता है, और बाकी शादियां जो है वो या नसीब से ही होती है। अपना प्रयत्न किसी भी चीज में कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बाकी कुछ चीजें ऊपर वाले के ऊपर भी निर्भर करती है कि वो आपको क्या बनाना चाहता है, और वो आपको वही बनाता है जो आप उसकी जिस चीज के लायक होते हैं। बिल्कुल। तो सागर जी एक चीज बताइए, बहुत अच्छी बात है, मतलब हम लोग आप डेली अपना जो ग्रुप के अंतर्गत इतिहास के पन्नों से एक सेगमेंट सुनते हैं और ये सेगमेंट सबको बहुत पसंद आ रहा है। इसके लिए लोग इंतजार भी करते हैं आपके संदेश का। तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली और आप इतनी मेहनत करके जो छुई अनछुई घटनाओं को एकत्रित करते हैं फिर हम सबके बीच प्रस्तुत करते हैं, तो इसके पीछे आपका मतलब क्या मोटिव है और किस तरह से आप ये कहाँ से इकट्ठा करते हैं, कैसे हम तक पहुंचाते हैं? ये बहुत बड़ी हम लोगों के लिए एक उपलब्धि है और एक बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत भी हो सकता है। तो इसके बारे में बताएं। देखिए, इस चीज का शौक तो मुझे शुरू से ही है। इतिहास मुझे बहुत पसंद है, पढ़ना पसंद भी करता था। जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था उस समय मेरा सब्जेक्ट इतिहास रहा था, और इतिहास के बारे में जानना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं न्यूज़पेपर में या यूट्यूब पे देखता हूँ इतिहास के बारे में। और पहले तो केवल मैं देखता ही था, एक दो बार ग्रुप में मतलब जो कहना चाहिए कि मैंने इसको प्रस्तुत किया बिना कुछ सोचे समझे, और वो हमारे साथियों को पसंद आया। तो मैंने सोचा कि जब हमारे साथियों को ये पसंद आ रहा है तो क्यों ना इसको कंटिन्यू करना चाहिए। इसलिए अब और ज़्यादा फिक्र से मैं इस काम को करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जो हमारे डीडीएस फैमिली के साथी हैं उनको मुझे इतिहास के बारे में जाकर बताना है। बहुत अच्छा, आपकी ये मेहनत रंग ला रही है और हमारे सभी साथियों को आपका ये सेगमेंट बहुत पसंद आ रहा है। तो आपके साथ मुलाकात बहुत अच्छी रही चंद्र प्रकाश जी, और मैं समझता हूँ कि हमारे जो अन्य मित्र लोग हैं जो भी इस कार्यक्रम को सुनेंगे उन्हें आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और निश्चित रूप से आप हम सबके लिए एक प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं। तो आपने समय दिया, अपना इतनी कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपसे, ईश्वर ने चाहा तो। तब तक के लिए आपसे विदा चाहेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको भी इतना अच्छा मतलब प्रोग्राम आयोजित करने के लिए और उसमें मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि इतिहास की जानकारी उन्हें पसंद आ रही है और मुझे सराह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके, नमस्कार। जी, नमस्ते।